नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज के क्लास में आप लोगों को ईबीएस का जो अगला सीरीज है उसको देख लेते हैं। और आज के सेशन में आपको 40 से 45 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूरा करवाएंगे। और देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीरीज में, जो यदि बात करें ईबीएस का जो 15 नंबर का आता है कंटेंट, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको यदि एनसीईआरटी की बात करें तो उस किताबों से कुछ कुछ क्वेश्चन हट के होते हैं। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को हम आज इकट्ठा करके आप लोगों के सामने दे रहे हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं। आप लोग थोड़ा सा उसको बारीकी से मतलब ध्यान देकर इसको पूरा सीरीज को ध्यान से देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन कराएं उसको अपने दिमाग में सेट रखिए। और देखिए एक बात याद रखिएगा, यदि कोई ईवीएस का बस एनसीईआरटी किताब अगर वो अच्छे से पूरा पढ़ा है तो वो पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। यदि आपको 30 में 30 करना है तो ये जो मेरा यूट्यूब पर पूरा सीरीज चल रहा है उसको ध्यान से ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जो किताबों में से मतलब कुछ हट के भी आती है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों का पूरा श्रृंखला आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और देखिए हाँ, एक एक क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, समझ जाइए। पूरा क्वेश्चन को बारीकी से समझिए और हमेशा यदि एक बार क्वेश्चन कर जाए तो उसको दिमाग में सेट रखिए कि यदि इस तरह के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाएगा तो उसको जरूर उसका ऑप्शन जो आपके दिमाग में जरूर आ जाएगा कि नहीं, इसका ऑप्शन ये सही था। देखते हैं पहला क्वेश्चन, 16 घास स्थल कहाँ स्थित है। देखिए 16 घास स्थल यदि भारत में बात करें तो कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है। ऑप्शन इसका बी सही होगा, पश्चिमी घाट में स्थित है। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाएगा तो यदि बात करेंगे एनसीईआरटी में तो कहीं न कहीं आपको कहीं कहीं ने दिया है। यदि 3, 4, 5 की किताबों की बात करें तो यदि ऊपर कक्षाओं में आ जाएंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन 3, 4, 5 की कक्षाओं की बात करें तो उसमें क्वेश्चन सब नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए यदि बात करेंगे हिमालय की तो हिमालय उत्तरी भारत में पूर्णतः फैला हुआ है, इसके 3 भाग हैं। और देखिए विंध्याचल सबसे अधिकांश कहाँ फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी होती है जो एमपी में फैला हुआ है। आगे देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। देखिए WII कहाँ स्थित है, तो देखिए यदि ऑप्शन की बात करें तो कहाँ स्थित तो देहरादून में। इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा। रेड बुक डाटा किससे संबंधित है। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है। देखिए रेड बुक डाटा किससे संबंधित है, तो जो विलुप्त जीव हैं उन्हीं से संबंधित है। ऑप्शन इसका ये सही होगा। देखिए भारतीय गेंडा कहाँ संचित है। देखिए भारतीय गेंडा कहाँ संचित है, तो देखिए गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क है भारत में, काजीरंगा। काजीरंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ये आसाम में है, इसको याद रखिएगा, गेंडे के लिए है। यदि ऑप्शन ए की बात करें बांदीपुर तो ये कहाँ है, कर्नाटक में है, इसको दिमाग में सेट रखिएगा अभ्यारण। और गिर की बात करें तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है। आगे देखते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो वर्ष 1972 में से पारित किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब किया गया था, आरंभ 1973 में। कहीं कहीं किताबों में कहीं क्या आपको 1972 भी मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा क्या 1973। ऑप्शन इसका बी सही होगा। देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम में है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। देखिए गिर शेर परियोजना अवस्थित है। देखिए गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। देखिए याद रखिए गिर किसके लिए फेमस है, तो शेर के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए WWF से आशा है। देखिए WWF क्या होता है, तो अभी मैं समझ जाइए कि जो फाइट होता है वो नहीं, ईबीएस की बात करेंगे तो ईबीएस में किससे संबंधित है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। देखिए कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। देखिए कोटापैक्सी अभी ज्वालामुखी की बात आएंगे तो देखिए यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो समझिए कि ये पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 6, 7, 8 की बात करें यदि 8 वालों के लिए तो उसमें भी ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये एक एनसीईआरटी के क्लास 7th में पूरा विस्तार से दिया गया है। तो देखिए कोटापैक्सी की बात किया है
तो देखिए कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ है तो एंडीज में, कहाँ है एंडीज। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में, कहाँ है राजस्थान में है। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण पर प्रभाव, मृदा अपरदन। यदि देखिए वनों की कटान से क्या असर, देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आपके आते हैं। तो देखिए यदि वनों की कटान की बात करें तो इससे वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास पर भी विनाश होता है, जल चक्रण पर भी प्रभाव होता है, मृदा अपरदन भी होता है। तो इसका 1 2 3 तीनों सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए केदारनाथ अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्न के लिए जाना जाता है। देखिए केदारनाथ अभियान किसके लिए जाना जाता है तो कस्तूरी हिरणों के लिए, मृग के लिए, कस्तूरी हिरणों के लिए फेमस है केदारनाथ अभियान। आगे देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है। देखिए कि मतलब किसकी खेती के लिए सरकार सबसे अधिक क्या करती है, गैर वन्य मतलब उसके जो उसकी खेती की यदि बात करें उत्पादन में तो उसमें सबसे अधिक निजी व्यक्ति का हाथ होता है, ऐसी ऐसी खेतियों के बोलते हैं गैर वन्य गतिविधि। तो इसमें से इसमें चाय भी आता है, रबड़ भी आता है और शहतूत भी आता है। तो क्या होगा इसका उपरोक्त सभी सही होगा। जल चक्र को नियंत्रित करता है, देखिए जल चक्र को कौन करता है नियंत्रित, तो घास स्थल वन प्लवक सभी हैं। ये उपरोक्त रोई नहीं होता है, ये उपरोक्त सभी है, ये ऑप्शन इसका है उपरोक्त सभी। इसको याद रखिएगा आल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए पेड़ों की कटाई घटाती है वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है, देखिए आर्कटिक मरुस्थल की बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये पेपर 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक मरुस्थल किसे कहते हैं, टुंड्रा प्रदेशों में, और टुंड्रा प्रदेशों का यदि ये दूसरा नाम होता है आर्कटिक मरुस्थल। याद रखिएगा ये टुंड्रा क्या होता है तो ठंडे प्रदेशों को कहा जाता है जहाँ पर तापमान हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। याद रखिएगा तापमान हमेशा कितना होता है 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और टुंड्रा में जो जीव पाए जाते हैं उनका नाम याद रखिएगा रेंडियर। ये क्वेश्चन यूपिटर में भी पूछा गया था, रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं, जीव होते हैं तो टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधारोपण, जलाशयों की सफाई। तो यदि बात करें कौन सा संबंधित नहीं है ना तो वनोन्मूलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईबीएस में कौन सा विषय वस्तु को शामिल नहीं करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी अधिकांश आता है सीट में। देखिए पहले एक चीज़ समझते हैं, देखिए पहले ईबीएस है तो ईबीएस में 3 विषय शामिल है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई कई बार आज आ भी चुका है कि जो ईबीएस होता है हमारा इन्वायरमेंटल, उसमें कौन कौन से विषय शामिल है। तो देखिए इसमें कौन शामिल है तो पहले याद रखिएगा, इसमें एक है साइंस, याद रखिएगा विज्ञान, ये ईबीएस की बात कर रहा हूँ सिलेबस में। और एक होता है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल याद रखिएगा, इसमें साइंस और इन्वायरमेंटल दोनों शामिल होते हैं। इन दोनों को मिलाकर भी बोला जाता है ईबीएस, इसमें साइंस भी शामिल होता है। और इसमें देखिए एक होता है सोशल साइंस, एसएसटी। याद रखिएगा ईबीएस में आपका 3 विषय है, एक होता है केवल साइंस विज्ञान, एक होता है इन्वायरमेंटल और एक होता है सोशल साइंस। इन तीनों को मिलाकर ईबीएस कहा जाता है, इन्वायरमेंटल स्टडी कहा जाता है। इसको दिमाग में सेट रखिएगा, यह सीट के पेपर में आ चुका है कई बार कि हमारा जो ईबीएस है उसमें कौन कौन से विषय शामिल है। तो 3 विषय हैं, साइंस, सोशल साइंस और ईबीएस। और देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है कौन सा शामिल नहीं है तो राजनीति संरक्षण, ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है ईबीएस के सिलेबस में। देखिए निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए सबसे अधिक जैव विविधता वाला कौन सा क्षेत्र है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए इसे सदाबहार वन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियाँ
वर्ष में कभी गिराते नहीं, हमेशा हरे भरे होते हैं। देखिए गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जीव का संरक्षण करता है। देखिए गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। और गुजरात का जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं, याद रखिएगा सिस्मोग्राफ। देखिए कार्डियोग्राफ से क्या मापते हैं, हृदय की धड़कन। क्या नापते हैं, हाँ हृदय का जो होता है ना धड़कन, और जो हृदय का जो ग्राफ होता है उसको देखते हैं कार्डियोग्राफ से। बैरोमीटर से क्या होता है, बैरोग्राफ से क्या नापते हैं, वायु दाब को नापा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा वाला वन्य जीव अभयारण्य। देखिए एक सींग वाला गेंडा आसाम में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है। देखिए इसके ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है, मानस, काजीरंगा, गिर और कान्हा। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, काजीरंगा है जो असम में है। भूकंप की तीव्रता नापने वाला फिर वही क्वेश्चन आ गया, सिस्मोग्राफ है। देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट भी किया है। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पहले नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, तो कौन था, जिम कॉर्बेट। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड में स्थित है ये जिम कॉर्बेट। रिक्टर पैमाने से क्या नापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सा संस्थान है, तो याद रखिएगा IUCN। ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पर जीवों को देखती है, IUCN इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल एवं वन्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। देखिए भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, EVS के फील्ड में वृक्ष मित्र ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, ऑप्शन इसका ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, इसको दिमाग में सेट रखिएगा। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। देखिए वन्य जीव के प्रति कौन सी संस्था समर्पित है, तो UNDP, बहुत इंपॉर्टेंट है, UNDP संस्था है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है। देखिए चंद्रप्रभा की यदि बात करेंगे कहाँ स्थित है, लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। कहाँ है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में, इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो 1973 में, तो एकदम क्लियर है। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त होती है, शांत घाटी कहाँ स्थित है ये, तो ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, देखिए शांत घाटी को बोलते हैं साइलेंट वैली, याद रखें नाम ये देता है अंग्रेजी वाला, साइलेंट वैली बोलते हैं इसको। कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। देखिए पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। देखिए क्या तैयार किया है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा तैयार किया, रेड बुक डाटा। देखिए विलुप्त प्रजातियों के लिए, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए क्या तैयार किया है, रेड बुक डाटा। देखिए भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, ये सीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कितने प्रतिशत पर वन है, तो 19.47% पर वन है, याद रखिएगा। और कितना पर होना चाहिए, तो 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए भारत में, और है कितने पर, 19.47% क्षेत्र पर। देखिए पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। देखिए पेड़ पौधे किसका करते हैं, अवशोषण कार्बन डाइऑक्साइड का। दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात के समय छोड़ते हैं। भूकंप नापा जाता है,
याद रखिएगा रिएक्टर से। ऑप्शन इसका डी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? देखिए किस वर्ष आरंभ हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में। वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। देखिए यदि क्वेश्चन की बात करें तो देखिए वनों का महत्व क्या है? ग्रीन गोल्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वनों के महत्व का कारण क्या है? ग्रीन गोल्ड है। हाँ देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में का प्रमुख लक्षण है। देखिए उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। वर्ष भर गर्मी रहना। देखिए एकदम यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन इसका ए क्लियर है। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ऐसे वहाँ पर याद रखिएगा सूर्य की हमेशा लंबवत किरणें पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर तापमान क्या होता है? हमेशा सर्वाधिक होता है। तो वहाँ वर्ष भर क्या होती है? गर्मी पड़ती है। देखिए कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को बोलते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए श्रीलंका का क्वेश्चन है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए सीरियल में क्वेश्चन आया हुआ है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया कंटेंट के रूप में रिपीट कर गया तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि नहीं जो केरल के वृक्ष होते हैं उनका नाम क्या होता है? जो सबसे लंबे होते हैं वृक्ष, तो याद रखिएगा उसका नाम क्या होता है? चीड़ का पेड़ होता है। क्या होता है? चीड़ का पेड़। जो सबसे अधिक लंबे होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। और देखिए सेब की बात करें तो कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। और लीची कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में। और नारियल भी उधर ही पाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, चीड़। अगला क्वेश्चन देखिए सीड की 2014 में आया हुआ है। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। देखिए पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। देखिए अगला है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। देखिए यदि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? देखिए यदि बात करेंगे ऑप्शन की बात करें, देखिए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। देखिए ये सब क्वेश्चन मतलब समझने लायक है कि यदि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा को पढ़ाना है तो देखिए यदि इसके ऑप्शन की बात करें तो यदि देखिए वृक्ष संरक्षण की बात करेंगे तो कोई गुंजन है जो यदि बच्चों को क्रियाकलाप सिखाना चाहती है, उनको अंदर ऐसी अवधारणा लाना चाहती है, तो देखिए थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए याद रखिएगा कभी भी यदि आप एक अध्यापक हैं, देखिए थोड़ा सा समझिए कैसे पकड़ना है क्वेश्चन को, तो हमेशा आप बच्चों को इन्वायरमेंटल से क्या लगाएंगे? प्रेम की भावना जागृत करेंगे बच्चों में। देखिए एक अध्यापक की भूमिका होती है कि वह बच्चों में प्रेम की भावना उत्पन्न करे। किसके प्रति? इन्वायरमेंटल के प्रति, राष्ट्र गौरव के प्रति, राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति सम्मान की भावना विकसित करे। ईवीएस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है पेडागॉजी के लिए। देखिए आप एक अध्यापक हैं तो छात्रों में क्या करेंगे विकसित? देखिए यदि उनके अंदर वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पढ़ाना है तो क्या दिखाएंगे उनको कि जो लकड़ियों का भंडार है उसको दिखाएंगे और उसके महत्व को बताएंगे, जिससे क्या होता है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा बच्चे समझ सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा हमेशा इन्वायरमेंटल के प्रति बच्चों में प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, संरक्षण की भावना विकसित करना अध्यापक का एक लक्ष्य होता है। तो यदि ऑप्शन की बात करें, यदि देखिए शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाएंगे तब समझ में आएगा कि उनको वृक्ष संरक्षण कैसे किया जाता है, वृक्ष संरक्षण क्या होता है, इसके महत्व क्या है। तो इसका यदि ऑप्शन की बात करें कि देखिए यदि इसके ऑप्शन की बात करें तो क्या पूछा है कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे कम प्रभावी। देखिए यदि एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझते हैं, प्रत्येक
शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, ये भी सही है। देखिए इसमें दिया है ऑप्शन के हिसाब से दिया क्वेश्चन, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराएं, ये भी क्वेश्चन सही है। मतलब ऑप्शन की बात करें तो ये भी कथन सत्य है। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी सही है। हाँ, शिक्षार्थियों को कटिल लकड़ियों का भंडार दिखाना, देखिए ये भी ऐसे एक्चुअली पूरा पूरा कथन सत्य है, लेकिन यदि देखिए क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे कम इफेक्टिव होगा, कि तो इन चारों की बात करें, जैसे वन संरक्षण के बारे में जो बच्चों को बता रहे हैं एक टीचर, तो इसमें से कौन सा कम होगा प्रभावी। देखिए पहला तो सबसे अधिक होगा प्रभावी, क्योंकि यदि सभी बच्चे पौधे को लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तो वन संरक्षण क्या होता है इसको भी समझ पाएंगे। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता से भी देखिए जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती है ना, इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है ये योगदान। कहाँ पर होता है तो याद रखिएगा, हिंदी के शिक्षण शास्त्र में, पेडागॉजी में, हिंदी संस्कृत इंग्लिश में वाद विवाद प्रतियोगिता से देखिए बच्चे संप्रत्यय का विकास करते हैं। संप्रत्यय क्या होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय का विकास करते हैं, प्लस साथ साथ में क्या सीखते हैं, तो भाषा का विकास सीखते हैं। वाद विवाद, आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन ये पूछ देगा कि बच्चों में भाषा का विकास कैसे करेंगे, तो कहानी सुनाकर या वाद विवाद प्रतियोगिता से, दोनों से, कहानी से भी और होता है और वाद विवाद प्रतियोगिता से भी होता है। तो देखिए वन संरक्षण के बारे में तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। देखिए वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि वृक्ष पर यदि बालकों को काम दिया जाए कि बालक उसका डायग्राम बनाए, उसका चित्र बनाए और उसके साथ पोस्टर बना के प्रतियोगिता करें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए प्रतियोगिता ये भी और ये भी है। जो सबसे कम की बात करें ना, तो सबसे कम क्या होगा, ऑप्शन इसका डी सही होगा कि इसमें से कम होगा, इफेक्ट पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे पकड़ना है क्वेश्चन। देखिए प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में कौन सा नहीं है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से पकड़ते हैं। देखिए ऑप्शन पहला है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित कराना। अब पूछा कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को लकड़ियों के लट्ठों का भंडार दिखाना। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतिक्रिया आयोजन कराना। देखिए यदि चारों ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन उपयुक्त सटीक नहीं है, तो देखिए यदि कौन सा ऑप्शन मतलब सही नहीं है, तो देखिए तो अभी एकदम जस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन बताएं तो ये देखिए पहला भी सही है, प्रतियोगिता कराना है तो ये भी सही है। फिर यहाँ भी दिया प्रोत्साहन करना, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पेडागॉजी का ये वर्ड है। बच्चों में प्रोत्साहन करना, बच्चों को उत्साहित करना, ये सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। ये हमेशा कथन सत्य होते हैं। अब क्या पूछा है, कौन सा उपयुक्त नहीं है ना। देखिए पोस्टर बना के प्रतियोगिता कराना, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, लकड़ियों के इकट्ठे का भंडार दिखाना। देखिए ये भी सही है या कुछ हद तक, लेकिन इन चारों की अपेक्षा ये थोड़ा कम सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। देखिए अब इसमें से क्वेश्चन पूछा है खानों का उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण। देखिए बाजार से बेचने के लिए पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करना, बांस की टोकरियाँ बनाना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। थोड़ा सा इसका प्रिंट सही नहीं आया है। देखिए इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। देखिए जंगलों के गायब होने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो देखिए पहला ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए खानों का उत्खनन, खुदाई और बांधों का निर्माण। और देखिए यदि जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है ना, तो देखिए बाजार से बेचने के लिए पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करना, ये तो नहीं होगा। इससे तो मतलब जंगलों के गायब होने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बांस की टोकरी बुनना, ये भी कोई नहीं है। गिरे पत्तों के पत्ता बनाना, ये भी नहीं है। जो पत्ता गिरा हुआ है उससे जंगल कैसे गायब होगा, वो सारे पत्ते सूखे होते हैं। तो यदि जंगलों के गायब होने की जिम्मेदारी की बात करें तो ऑप्शन इसका एक आ दो ही कथन, एक आ दो खानों का उत्खनन
से क्या होता है, पेड़ पौधों को बहुत हानि होती है। और बांधों का निर्माण से भी क्या होता है, बांध के निर्माण में भी बहुत सारे पेड़ पौधों की जरूरत, मतलब लकड़ियों की जरूरत पड़ती है और उपयुक्त सामग्री भी उसमें लगती है। तो ए और बी कथन सही होगा। यदि ऑप्शन की बात करें इसका, तो सी होगा, 1 और 2 दोनों का दोनों सत्य होगा। तो ये पूरा पूरा आज का सेशन पूरा समाप्त हो गया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें अधिक अधिक लोगों के पास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और पूरा क्वेश्चन बारीकी से देखते जाएं, पूरा सीरीज एकदम आपको गारंटी दे रहे हैं। पूरा 5 सेशन का कराएंगे, कम से कम 300 से 350 क्वेश्चन, और विथ शिक्षण शास्त्र, याद रखिएगा शिक्षण शास्त्र के साथ भी कराएंगे। और पूरा समझाएंगे भी कि मतलब कैसे क्वेश्चन को हल करना है। थैंक्स।